नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी शिक्षिका। हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 के नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक के एक निबंध को पढ़ना शुरू किया था, जो कि आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो बच्चों, इस निबंध का नाम था सभ्यता और संस्कृति, और इसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कि सभ्यता और संस्कृति में असल में क्या अंतर है। और हमने ये जाना था कि संस्कृति जो है महीन चीज है, सूक्ष्म चीज है, और सभ्यता जो हमें नजर आती है, हमारी तरक्की, हमारे डेवलपमेंट के समान, वो सब चीजें जो हैं वो सभ्यता में गिने जाते हैं। यानी मोटर गाड़ी, घर, बंगला, प्लेन, एसी, फ्रिज, ये सब जो है हमारी सभ्यता की डेवलपमेंट, तरक्की बताती है। लेकिन इनको कैसे बनाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हमारा रहन सहन, हमारे खान पान का तरीका, ये सब हमारी संस्कृति है। और हमारी संस्कृति को जो डेवलप जिन्होंने किया वो ऋषि मुनि खुद भले सभ्य ना थे आज के परिभाषा के अनुसार, भले उन लोगों ने बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं अपनाई थी, बड़े बंगले में और गाड़ी में नहीं घूमते थे, लेकिन वो लोग संस्कृति के निर्माण करता थे। हमने ये भी जाना था कि हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत नहीं होता, क्योंकि अच्छे रहन सहन वाले लोगों के भी विचार छोटे और गलत कर्मों में लिप्त उन्हें पाया जा सकता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जिनके पास सभ्यता की बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, जो बहुत सुसभ्य नहीं है, लेकिन उनमें दया, माया, सच्चाई, सदाचार आदि है, यानी कि वो सुसंस्कृत हैं। हमने प्रकृति और संस्कृति को भी जाना। प्रकृति यानी इंसानी स्वभाव, ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष, काम, वासना आदि, ये सब प्रकृति है, और इनको जो कंट्रोल में रखती है और कंट्रोल में रखकर इस पर जो विजय प्राप्त करती है, वो हमारी संस्कृति है। तो बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि ये क्या हमें बता रहे हैं निबंधकार। संस्कृति ऐसी चीज नहीं कि जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्षों में की जा सकती हो। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते, पीते, रहते, सहते, पढ़ते, लिखते, सोचते, समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब, संस्कृति अचानक से नहीं किसी के अंदर बस जाता, किसी समाज में पैदा हो जाता। सदियों तक, यानी जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, जो हम लोगों को उन लोगों का जो रहन सहन, उनका जो तरीका था पूजा का, धर्म कर्म का, राजकाज का, उन सब का असर जो होता है वो धीरे धीरे संस्कृति हमारे लिए तैयार करता है, और हम उसी में वो चीज जो है हमारे अंदर एकदम से घुस जाती है, बस जाती है। इसलिए उसे हम इतनी आसानी से अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। बहुत मॉडर्न होने के बाद भी हमारे अंदर हमारी संस्कृति का कुछ अंश जरूर रह जाता है। लाख हम मना करें फिर भी हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यानी कि हम जिस तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, यानी हमारे सोने का तरीका, हंसने का तरीका, बोलने का तरीका जो भी है, वो हमारी संस्कृति से रिलेटेड होती है, उस पर हमारी संस्कृति का असर होता है। यद्यपि, हालांकि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। यानी कि हम कुछ एक काम करते हैं कि हम इस तरह से बात कर रहे हैं तो यही हमारी संस्कृति होगी, ये नहीं होता। पर्याय का मतलब उसका दूसरा रूप नहीं होता। या हमारी पूरी जिंदगी का हमारा सारा तौर तरीका जब हम जोड़ते हैं, देखते हैं, तो उसे संस्कृति कहते हैं। सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक घटना, सिर्फ एक तरीका हमारी संस्कृति को नहीं दर्शाता है। असल में संस्कृति जीवन का एक तरीका है, और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। संस्कृति जो है हमारी जीवन का तरीका है, और सदियों से धीरे धीरे बनते हुए हमारे समाज को वो अपने अंदर में रखता है। उसके अनुसार ही हमारा समाज चलता है, और हम उस समाज में जब जन्म लेते हैं तो हम पर उस संस्कृति का असर पड़ता है। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं अथवा जिस समाज में मिलकर हम जी रहे हैं, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि हमारे जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है, और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपने संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि हम जिस समाज में पैदा होते हैं और जिस समाज में हम जीते हैं, वहाँ के आसपास के लोगों का रहन सहन, लोगों के बोलचाल, उनसे ही हमारी
हमारी संस्कृति बनती है, वैसे उन सब के मिलने से, सबके व्यवहार से हमारी संस्कृति तैयार होती है। और जो संस्कार हम हमारे जीवन में हम हमारे अंदर पैदा करते हैं, पाते हैं, जमा करते हैं, वो भी हमारी संस्कृति का ही अंग बन जाता है। यानी जो हमने नई चीज़ें सीखी, अपनाई, वो भी हमारी संस्कृति का एक भाग बन चुका होता है। और हम जब मरते हैं तो हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपनी संस्कृति छोड़ जाते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संस्कृति बनाई थी। और वो संस्कृति हम विरासत के रूप में अपनी संतानों यानी नई पीढ़ी के लिए भी छोड़ जाते हैं। विरासत का मतलब जायदाद की तरह, मतलब हम अपनी जायदाद की तरह इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने आने वाली जनरेशन को सौंप के जाते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था। इसलिए संस्कृति वह चीज मानी जाती है जो हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए हो और जिसकी रचना विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। कहने का मतलब है कि इसलिए संस्कृति वो चीज है जो हमारे पूरे जीवन पे छाया हुआ है, व्यापे हुए मतलब पूरी तरह से उसमें समाया हुआ है, और उसकी रचना सदियों के अनुभव से प्राप्त होता है। सदियों से जो हमारे पूर्वजों ने अनुभव प्राप्त किया जिंदगी में, उन चीज़ों से जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने सही समझा, उन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे और उन्हें फिर हम तक पहुंचाया। तो सदियों का अनुभव जो है वो संस्कृति का निर्माण करता है। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है। कहने का मतलब जन्म जन्मांतर मतलब हमारी संस्कृति जो है हमारे हर जन्म में हमारे साथ रहती है कुछ ना कुछ हद तक। तो कहने का जैसे कि लोग मानते हैं हमारे देश में कि जैसे संस्कार होंगे, जैसी संस्कृति होगी, वैसा ही पुनर्जन्म भी हमें प्राप्त होगा। यानी कि हम अपने इस जन्मों के कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म पाएंगे। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब हम अचानक कह उठते हैं यह पूर्व जन्म का संस्कार है। कोई छोटा बच्चा जो होता है, जो बिना सिखाए ही बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत अच्छी भावनाएं होती हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो हम बोलते हैं कि अरे इसका पूर्व जन्म का जो संस्कार है वही इस जन्म में इसे इतना तरक्की दिलवा रहा है, इतना ज्ञान दे रहा है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है। लेखक बता रहे हैं कि संस्कृति या संस्कार जो है, जो हमने संस्कृति से सीखा है, अपने अंदर पैदा किया है, संस्कार जो हमें अपने समाज से, अपने परिवार से मिला है, वो चीज़ सिर्फ हमारी शरीर से नहीं जुड़ा होता, बल्कि वो हमारे आत्मा का गुण है। यानी हमारे आत्मा के अंदर घुस गया है, बस गया है। लेकिन सभ्यता की जो सामग्रियां हैं, जो चीजें हैं, गाड़ी, बंगला, घर आदि, उसका संबंध हमारे शरीर के साथ ही छूट जाता है। यानी हम मरते हैं तभी हम उन चीजों को भी छोड़ देते हैं, उनसे हमारा रिश्ता टूट जाता है। तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और जब शरीर छूट जाता है, हमारी सभ्यता की चीज़ें यहीं पे रह जाती हैं, फिर भी हमारी संस्कृति जो है वो हमारे आत्मा के साथ बसी हुई जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक हमारे साथ चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। आदि काल से हमारे लिए जो लोग काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। लेखक बता रहे हैं, निबंधकार बता रहे हैं कि आदि काल से एकदम शुरुआती समय से जो हमारे ऋषि मुनि काव्य और दर्शन रचते आए हैं, या जो कलाकार चित्र और मूर्तियां हमारे मंदिरों पर, मूर्तियों पर, इमारतों पर बनाते आए हैं, वही चीज़ें जो हैं, वही काव्य, दर्शन, वही चित्र, वही मूर्ति जो हैं, उनको देखकर हमारी संस्कृति बनती है, रचती है। आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर पहनते आए हैं, शादी और श्राद्ध करते आए हैं, पर्व और त्यौहार मनाते आए हैं, तथा परिवार, पड़ोसी और संसार में दोस्ती या दुश्मनी का जो भी सलूक करते आए हैं, वह सब का सब हमारी संस्कृति का अंश है। लेखक बता रहे हैं कि आदिकाल से, यानी शुरुआत से जिस तरह से हमारी जिंदगी आगे
आगे बढ़ी, उस समय के लोग यानी हमारे पूर्वज जो थे जिस तरह का बर्ताव करते थे, जो नाटक, अभिनय, मंदिर में पूजा करना, जो संस्कार उनकी थी, जो चीज़, जो उनका व्यवहार था, वही चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और जो जिस तरह से वो सलूक करते थे अपने अड़ोसियों, पड़ोसियों, दोस्तों, दुश्मनों से, वही चीज़ें, वही उनके कर्तव्य, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, हम वही सब चीज़ें हमारी भी संस्कृति का अंश बन गई। वही चीज़ें हमने भी अडॉप्ट किया। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय और संग्रहालय, नाटकशाला, सिनेमा घर ही नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन भी होते हैं, क्योंकि उन पर भी हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है। लेखक बताते हैं कि सिर्फ पुस्तकालय यानी काव्य, ग्रंथ, पुस्तक, नाटक या सिनेमा घर ही नहीं हमें हमारी संस्कृति से मिलवाती है, बल्कि हमारी संस्कृति का असर जो है राजनीति पे और आर्थिक संगठन पर भी होता है। यानी कि जो राजनीति हम हमारे देश में देखते हैं वो हमारे संस्कृति से प्रभावित है, दूसरे देश में उनकी संस्कृति से प्रभावित होती है। यानी कि सब कुछ जो है, जो भी हमारी जिंदगी में है, हमारे आसपास, हमारे समाज में है, वो सब हमारी संस्कृति से प्रभावित है। तो इस अनुसार लेखक बताते हैं कि हमारी सभ्यता व संस्कृति हमारी पहचान है, इसे भूलकर हम नहीं जी सकते, क्योंकि ये हमारी आत्मा में बसी हुई है और हम इसे जन्म जन्मांतर तक खुद से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मामूली चीज नहीं है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके और आसानी से तैयार किया जा सके। ये सदियों का मिश्रण है, सदियों की कोशिश है जो हमारे अंदर बस गई है, हमारे अंदर समा गई है, हमारा एक अंग बन चुका है ये। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है, इनको आप जरूर पढ़ लेंगे। अगर उनकी कोई कृति आपको पढ़ने को मिले तो कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, क्योंकि कमाल का लिखते हैं ये। इनकी कविताएं बहुत खास होती है। मैं कोशिश करूंगी कि इनकी कुछ कविताएं, जो कविता पाठ का सही तरीका है उसके अनुसार आपके लिए वीडियो में ज़रूर बनाऊं, ताकि आप कविता पाठ यानी एलोक्यूशन आदि में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो बच्चों ये रहा शब्दार्थ, जो कि हालांकि मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया, फिर भी यहाँ पे है जिनको आप देख लेंगे, याद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है शब्दकोश का डेवलप होना। और अब ये रहे आपके प्रश्न उत्तर। तो ये जैसे मैं हमेशा छोटे छोटे उत्तर लिखती हूँ और आपको कहती हूँ कि पूरे वाक्य में उत्तर बनाए, तो उसी तरह सभ्यता को कैसे जान सकते हैं और सभ्यता की पहचान कैसे होती है, एक ही तरह से हो सकता है इसको। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि ये सांस्कृतिक रुचि से बनती है और इसकी पहचान सुख सुविधा और ठाठ बाट से की जा सकती है। बाकी उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको सिर्फ पूरे वाक्य में लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी है, और लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी मैंने ऑलमोस्ट सारा लिख दिया है। जो मुझे लगा कि पूरा उत्तर लिख देना चाहिए वो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा, यानी भारत में ऋषिगण कैसे रहते थे। तो अगर आप बुक के अनुसार लिखते हैं और उन लाइंस को कॉपी करते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी और शायद सही तरीके से लिखा भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो है ये एक शब्द में या वाक्यांशों में लिख के छोड़ दिया है, तो इसको आप पूरे वाक्य में तैयार कर लेंगे, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बता दिया है उसी अनुसार। अब आते हैं सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट करना है। तो पेज 47 के सेकंड लास्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, तो हम लोग पेज 47 में चलते हैं और जैसा कि उसमें लिखा हुआ है सेकंड लास्ट पैरा, तो सेकंड फर्स्ट ये लास्ट पैरा है और सेकंड लास्ट पैरा ये रहा। तो ये यहाँ से आपके उत्तर शुरू होंगे, ये पैराग्राफ पूरा और लास्ट पैराग्राफ के ये 1.5 लाइन, ये आपके उत्तर होंगे कि उसमें क्या अंतर है संस्कृति और सभ्यता में। सांस्कृतिक रुचि किसे कहते हैं, उसका उत्तर मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया कि जब हम सांसारिक या भौतिक सुख के लिए कुछ करते हैं या बनाते हैं, जैसे घर या कपड़ा, तो उन्हें सभ्यता कहते हैं। परंतु हम कैसा नक्शा या बनावट उनके लिए चुनते हैं वे हमारी सांस्कृतिक रुचि कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, क्योंकि आप बुक से अगर लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाने वाला है। प्रकृति और संस्कृति में भेद मैंने यहाँ लिख दिया। संस्कार किसे कहते हैं, ये यहाँ पे है
पूरे उत्तर दिए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद है सही गलत चुनना, तो वो भी मैंने कर दिया, ये हालांकि बहुत आसान है। अब प्रकृति और प्रत्यय, बच्चों मैंने प्रत्यय पहले भी बहुत बार समझाया है। प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के बाद जो शब्द का टुकड़ा लगता है उसको कहते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। और ये अपने आप में कोई एक शब्द नहीं होता, बस शब्दांश होता है जिसको कि एक शब्द में लगा करके नया शब्द बनाया जाता है या उसमें कुछ विशेषता पैदा की जाती है। तो वो मैंने प्रकृति यानी मूल शब्द भी अलग कर दिया है और प्रत्यय भी यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है उपसर्ग अलग करना। उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, जो शब्दांश, शब्द का टुकड़ा किसी शब्द के पहले जुड़कर विशेषता पैदा करता है या नए शब्द तैयार करता है। तो ये है उपसर्ग जो मैंने मूल शब्दों से अलग कर दिया। ये मूल शब्द, ये उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। कारक, बच्चों मैंने कारक का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लेंगे तो आपको ये मैं दोबारा समझाऊं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने उत्तर यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। और इसके साथ ही ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को पूरी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे दोबारा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो फिलहाल बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में।